एक उत्सव है और ऐसे समय में हम सब लोग अपना विचार व्यक्त करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। पर्यावरण के बारे में आज सभी को चिंता है। लोगों के अंदर जागरूकता कैसे निर्माण हो सकती है, इस दिशा में अनेक प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से ये आम जन से जुड़ा हुआ विषय है। आम लोगों के मन मस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सके, ऐसे विचार विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से जाना चाहिए, क्योंकि विषय बड़ा संवेदनशील भी है। पर्यावरण को मनुष्यों द्वारा केवल स्वयं के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। मैं मानता हूं कि मानवता के अस्तित्व के साथ सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना मानव को है। यही सह अस्तित्व हमारे पौराणिक ग्रंथों, वैदिक संस्कृति का सार भी है। हमको जानकारी है कि हमारी संस्कृति में इसी पर्यावरण के वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब केवल मानव नहीं, वसुधा पर जो भी चीजें, प्रकृति प्रदत्त जो भी सारी चीजें, वो भी हमारे परिवार के अंग है। क्योंकि ये सब लोग ठीक रहेंगे, संतुलन बना रहेगा, तो वसुधा पर रहने वाले सभी सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रसन्नता के साथ रह सकेंगे। इसलिए वृक्षों की भी, पत्थरों की भी, गिरकंदराओं की भी, नदियों की भी पूजा करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पद्धति है, क्योंकि उसके माध्यम से हम पर्यावरण को ठीक रखते हैं, संतुलित रखते हैं। हमारे यहाँ सांप को भी दूध पिलाया जाता है, और इसलिए कि उसका भी उपयोग है, सभी का उपयोग है। कोई ऐसा नहीं है प्रकृति के अंदर भी, कोई ऐसा नहीं है जिसका परस्पर का एक दूसरे के साथ लाभ ना हो। कोई विनाश भी करता है, कोई लाभ भी प्रदान करता है। और इसलिए सभी को संरक्षित रखना, सभी के अस्तित्व का एहसास करना और उसको बनाए रखना, उसके लिए सकारात्मक दिशा प्रदान करना, यह एक सह अस्तित्व का अर्थ लगाया जा सकता है। और इस पर हमारे वैदिक संस्कृति के अंतर्गत काफी महत्व दिया गया था। हमारे लिए पीपल भी पूजनीय है, तो भगवान गणेश के सवारी मूषक भी पूजनीय है। हमारे ऋषि मुनियों ने सह अस्तित्व के सिद्धांत को जनमानस को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए प्रकृति को पूजनीय बना दिया। शायद यही तरीका सीधा सरल लगा होगा। वर्तमान में 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्य अवधारणा जैव विविधता एवं उसका संरक्षण है। भारत देश की मुख्य शक्ति युवा है, वही हमारी कमजोरी भी है। यदि युवा जनसंख्या की आकांक्षाएं पूर्ण करनी है तो उन्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ाना होगा। उनके लिए जल, मकान, अच्छे पर्यावरण और रोजगार का सृजन करना होगा। परंतु ऐसा करने के दौरान प्रकृति से संतुलन बनाए भी रखना होगा। जब कभी भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति अपने दम पर सुधार का प्रयत्न करती है, और इसलिए हमें कभी कभी प्रकृति का रौद्र रूप भी दिखाई पड़ता है। जैसा इस वर्तमान में प्रकृति के वैषम्य के कारण जगह जगह इस प्रकार की दुर्दशा का स्वरूप का दर्शन हो रहा है।
प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ना आज के समय में एक चुनौती है। अधिक जनसंख्या के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। हमने भूजल के दोहन से जल की कमी को पूर्ण करने की कोशिश की है। अब इसी भूजल के गिरते हुए स्तर को सुधारने की आवश्यकता है और उसको सुधारने के लिए इसका सीधा सरल उपाय वर्षा जल को एकत्रित करके भूजल के स्तर को सुधारना होगा। हमने विश्वविद्यालयों के जो कुलपति थे इनकी जो बैठक ली थी तो उसमें हमने विशेष रूप से आग्रह किया था रेन हार्वेस्टिंग की। हमने विशेष रूप से आग्रह किया था भूजल को कैसे संरक्षित, ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जा सकता है, इसके लिए भी हमने विशेष रूप से आग्रह किया था और इस पर लगातार जोर दे रहे हैं ताकि जल हमारा संरक्षित रहे। इसी प्रकार निवास के लिए शहरों में भूमि लगातार कम पड़ रही है तो कृषि भूमि का अधिग्रहण करना पड़ रहा है। सीमित दायरे में कृषि भूमि की रूपांतरण को कम किया जा सकता है। इससे भविष्य में खाने की समस्या से जुड़ने में सहायता मिल सकती है। निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बनने वाले सभी भवन इस प्रकार बनाए जाएं कि ऊर्जा खपत न्यूनतम हो, ऊर्जा दक्षता अधिकतम हो। इसी प्रकार विकास के सोपान को सीधे जनता तक पहुंचाया जा सकता है। सतत विकास के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग भी आज की बहुत आवश्यकता है। सौर ऊर्जा में भारत एक प्रदेश के बढ़ते कदम ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत एवं प्रदेश अनेक प्रदेशों में ऊर्जा के स्रोत को विकसित करने की दिशा में हम बहुत गंभीरता से विचार ही नहीं कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं और उस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इसी तरह जहां भी संभव हो पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। विंड एनर्जी भी इस समय काफी स्थानों पर काम कर रही है। यातायात के क्षेत्र में भी नवाचार की आवश्यकता है। तेल क्षेत्र में हमें अत्यधिक आयात करना होता है जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है। यातायात के क्षेत्र में नवाचार करने से तेल के आयात को कम किया जा सकता है। इससे आर्थिक लाभ तो होगा ही, वायु प्रदूषण पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। हमें शुद्ध वायु मिलेगी जो जीवनदायिनी है। अब से 50 वर्ष पहले प्लास्टिक एक वरदान के रूप में अवतरित हुआ था। प्लास्टिक का बिना सोचे किए गए उपयोग ने विकराल समस्या का रूप धारण कर लिया है। धरती, जल और वायु सभी प्लास्टिक के दुरुपयोग से करा रहे हैं। प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने का हर हाल में प्रयास करना ही होगा। प्रदूषण के अनेक पहलुओं में से एक ठोस घोषणा व्यक्त करते हुए चलते हैं। गंभीरता से इस पर विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि प्लास्टिक कहीं रहना नहीं चाहिए, प्लास्टिक मुक्त स्थान क्षेत्र बनाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से स्वच्छ भारत मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक शहर में ठोस कचरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए प्रयास जारी है। मैं वैज्ञानिकों, अभियंताओं एवं प्रबुद्ध जनों से आह्वान करना चाहता हूं कि कुछ क्रांतिकारी सुझावों को
सरकार एवं जनता के सामने रखे। ठोस कचरा प्रबंधन एक मिशन के रूप में लागू करके जनता को स्वस्थ जीवन देने की दिशा में सार्थक पहल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आज के विश्व में बायो वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट या ई वेस्ट का निस्तारण अलग तरह की समस्याएं निर्माण कर रहा है। इनके समाधान के लिए भी वैज्ञानिकों को निरंतर प्रयास करना होगा। बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण भी आज के जीवन की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोलाहल से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। शांतिपूर्ण जीवन के लिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मैं एक अन्य खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह है रासायनिक प्रदूषण का, जिसको हम भोग रहे हैं इस समय। खेतों में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के उपयोग से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के होने से अब हमें पुनः अपने मूल की ओर लौटने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना होगा तथा संसाधनों के समुचित प्रयोग से रासायनिक खेती के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करना होगा। कोविड-19 महामारी ने हमने देखा कि बड़ी संख्या में कामगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण भारत में रोजगारोन्मुखी व्यवस्थाओं का अभाव है। हमारे बहुत से मजदूर और कामगार बड़े शहरों में प्रदूषण में रहने को मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक गांव को एक इकाई मानते हुए आत्मनिर्भर बनाना विकास का संशोधित मॉडल हो सकता है, जिसकी तरफ विशेष रूप से इस समय विभिन्न सरकारों ने ध्यान देना शुरू किया है। मैंने भी विश्वविद्यालयों को, जैसे अभी आरपी गुप्ता जी ने बताया कि स्मार्ट विलेज, अब एक एक गांव को इकाई मानकर उसको स्मार्ट बनाने का हर प्रकार की आधुनिकतम सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो गांव में रहने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर के चल सके। इसलिए गांव को इकाई मानकर काम करने की आवश्यकता है, वह हमारा एक मॉडल होगा। अपनी जमीन से जुड़े रहकर गांव में ही सभी का विकास हो सके, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। अपने गांव में अपने लोगों में बैठकर स्वयं विकास की अवधारणा जब मूर्त रूप लेने लगेगी तो व्यक्ति प्रदूषण के बारे में भी जागरूक होगा तथा सतत विकास की ओर उन्मुख होगा। गांव के संसाधन वही के क्षेत्र के विकास में भागीदार होंगे तथा किसानों एवं मजदूरों को बिना घर छोड़े रोजगार मिलेगा। प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों को वह सीधा ही महसूस करेगा तथा स्थानीय स्तर पर समाधान भी निकाल पाएगा। वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमें प्रकृति की शरण में प्रकृति के नियमों के अनुसार विकास के नए मार्ग निकालने होंगे। ये कोविड-19 ने बहुत बड़ी सबक भी दी है, स्वयं लोगों को अनुभव करने के लिए बाध्य किया है कि अपने स्थान पर रहते हुए, अपने गांव पर रहते हुए वहीं के माध्यम से ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे जो पूर्व काल में हुआ करता था। पूर्व काल में गांव के अंदर ही बढ़ई भी होता था, लोहार भी होता था, कोहार भी होता था, हर प्रकार के लोग होते थे जो लोगों के दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराते थे। अब उस दिशा में जाना पड़ा है और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, लोकल वोकल, लोकल ही वोकल होगा। स्थानीय उसको वैश्विक स्वरूप प्रदान करे। पहले जो कुटीर उद्योग धंधे थे, उन कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से प्रदूषण मुक्त करते हुए सारी चीजों को
निर्माण करते थे, और वह स्थानीय स्तर पर लोगों के उपयोग में तो आता ही था, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसका निर्यात भी होता था, उसका एक्सपोर्ट भी होता था, और उस आधार पर आर्थिक अर्जन भी करते थे। अब उस दिशा में आज एक अवसर भी उपलब्ध हुआ है। वैश्विक महामारी में गंगा एवं अन्य नदियों के प्रदूषण में आई कमी, वायु प्रदूषण में कमी एवं ओजोन परत का ठीक हो जाना इस बात का द्योतक है कि मानव हस्तक्षेप के न्यून होते ही प्रकृति स्वयं को पुनर्स्थापित कर सकती है। हम सब लोग समझ लें कि प्रकृति को उद्वेलित किए बिना मनुष्य एवं जगत को लेकर आगे बढ़ने की भारतीय परंपरा को अपनाएंगे तथा विश्व कल्याण के लिए यह सह अस्तित्व की स्थापित अवधारणा को पुनर्जीवित करेंगे। हमारे श्रीमान ओबराय साहब जो चेयरमैन हमारे हैं आईजीबीसी के चेयरमैन के नाते आपने स्वयं बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो प्रदूषण को समाप्त करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में हो सकती है। मैं CII के भी बेगम गिरी साहब ने भी बड़े ढंग से चीजों को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जागरूकता के आधार पर जगह जगह एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं जिसे स्वयं लोग अपने आप ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे, ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे जिसके कारण प्रदूषण न हो, शुद्ध हवा प्राप्त हो सके, शुद्ध जल प्राप्त हो सके, और आवाज का भी प्रदूषण कम से कम या नहीं के बराबर हो सके, उस दिशा में लोग चल सकेंगे। ये लगातार निरंतर प्रयास करने के कारण ही होगा, और इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना ये आवश्यक है, और उसके लिए हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप सब लोग आए हैं अपने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो विचार व्यक्त किया है ये बहुत ही समीचीन है, बहुत ही उपयुक्त है, और बड़ा ये लोगों को लाभ प्रदान करने वाला होगा। आज के इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वैचारिक दिशा में इसका वैश्विक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इसका एक सकारात्मक उपयोग हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।